बागेश्वर में पार्किंग की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। इसी बीच जिला मुख्यालय में 2 करोड़ 12 लाख की लागत से बन रही 2 मंजिला पार्किंग का काम बजट की कमी के चलते रुक गया है। पार्किंग नहीं होने से बाजार में जाम की हालात बनी रहती हैं। 2020 में 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण काम यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल रुका हुआ है। पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको शायद विदित होगा कि स्टेशन रोड पर जो पार्किंग का निर्माण है लंबे समय से वो अधूरा पड़ा है। अब ये किन कारणों से अधूरा पड़ा है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि शासन से इसमें पैसा अभी पूर्ण रूप से अवमुक्त नहीं हुआ है। अगर वो पार्किंग बन जाएगी तो बागेश्वर शहर की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल समाप्त। देहरादून से ये बड़ी खबर है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पंकज गैरोला को सीओ गदर बनाया गया, सदर बनाया गया। वहीं आशीष भारद्वाज को सीओ प्रेमनगर बनाया गया। अभिनय चौधरी को सीओ डालनवाला बनाया गया, तो वहीं नीरज सेवाल सीओ सिटी देहरादून बनाए गए हैं। अनिल जोशी को सीओ मसूरी बनाया गया है। भास्कर लाल शाह को सीओ विकासनगर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं संदीप नेगी को सीओ ऋषिकेश बनाए गए हैं। रवि केंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, यहाँ पे बड़ा फेरबदल हुआ है पुलिस विभाग में। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा बदल है, क्योंकि जितने भी जो सर्कल ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारियों को बदला गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है नीरज सेमवाल को, क्योंकि सीओ सिटी उनको देहरादून बनाया गया है। और इसमें भास्कर लाल शाह जो सीओ सिटी थे उनको विकासनगर भेजा गया है। भास्कर लाल शाह की यहाँ से अगर ट्रांसफर की बात करें तो इसके पीछे 8 तारीख का वो बेरोजगारों का प्रदर्शन भी है, जिसमें एक रिपोर्ट भी आई थी कि कई ऐसे पुलिसकर्मियों की वहाँ पर लापरवाही पाई गई थी जिनका स्थानांतरण किया जा सके। तो यही वजह रही कि इनको यहाँ से सीओ सिटी की जिम्मेदारी हटाकर यहाँ से विकासनगर की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़े लेवल पर यानी कि जितने भी जो सीओज हैं उनके ट्रांसफर हुए हैं। अभिनय चौधरी की बात की जाए तो उनको डालनवाला की बड़े लेवल पर सीओ के ट्रांसफर किए गए हैं। रवि, इसके पीछे क्या वजह रही? क्या कानून व्यवस्था रही या कोई और वजह? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो सीओ सिटी को बदला गया उनको विकास नगर भेजा गया है, तो इसमें कानून व्यवस्था को लेकर भी जो तमाम सवाल थे, जो बेरोजगारों का प्रदर्शन बढ़ा हुआ था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा था। यहाँ पर स्थानांतरण की इनको बात की गई थी। और इसके अलावा जो तमाम और जिम्मेदारियां बदली गई हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको रूटीन में जरूर बदला गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको जो जिम्मेदारियां हैं उस पर जो लापरवाही के चलते उनको उनकी जिम्मेदारियों को बदला गया। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर, आज भी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी की एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात हुई है। आज भी कई और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात उनकी हो सकती है। सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कल भी कई केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से सीएम की मुलाकात हुई थी, तो कई मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज भी कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। आगे रुक करते इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया गया है। वहीं इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की। इसी मुलाकात के दौरान उत्तराखंड राज्य को केंद्रीय पुल से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की मांग रखी गई है। उधर केंद्रीय मंत्री ने जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी की तरफ से CSR मत्स्य पुनर्निर्माण कामों में मदद का भरोसा भी दिया है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। सीएम धामी और अनिल बलूनी की यह मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चलती रही। सूत्रों की माने तो इस दौरान पार्टी संगठन के अंदरूनी मसलों पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा की गई। और काफी समय बाद अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात हुई है, इसलिए इसे खास मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में G20 के 3 सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खुद मुख्य सचिव इनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। G20 की बैठक मई जून के आखिर में ऋषिकेश नरेंद्र नगर में होनी है। इसके अलावा तीसरी बैठक 28, 29 और 30 मार्च को रामनगर में होगी। हमारी टीम ने तीनों जगह दौरा कर लिया है, ताकि एयरपोर्ट से लेके उन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि ये देश की और प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम जो भी बाहर से आ रहा है, जो हमारा वैसे भी पर्यटन प्रदेश है, तो हम यही चाहेंगे कि वो एक अच्छी यादगार यहाँ से लेके जाएं। और चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सड़क के किनारे जो भी उनको विकास देखने को मिले, चाहे फॉरेस्ट है, वहाँ हमारी नेचुरल ब्यूटी है।
उधर केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं, मगर शाम होते ही केदारनाथ धाम में मौसम बदल रहा है, जिस वजह से यात्रा की तैयारियों में असर भी पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही है। केदारनाथ धाम में हर दिन दोपहर के बाद बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। बर्फबारी की तस्वीर आपके सामने, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कामों में बाधा भी उत्पन्न हो रही है मौसम की मार की वजह से। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच ये मौसम की मार भी अब देखी जा रही है। शाम के वक्त हल्की बर्फबारी, जिस वजह से तैयारियों में बाधा उत्पन्न हो रहा है। उधर जोशीमठ में भी प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे काम शुरू कर दिए गए हैं। बर्फबारी रुकने पर मास्टर प्लान के तहत करवाए जा रहे काम बंद कर दिए गए हैं, मगर अब वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 60 मजदूर काम में जुटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारी को लेकर एसडीएम ने बद्रीनाथ का निरीक्षण भी किया है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ की कपाट खुलेंगे। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डीएम अभिषेक रोहेला ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने यमुनोत्री नेशनल हाईवे को यात्रा से पूर्व दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित संचालन के भी आदेश यहां पर दिए गए। अप्रैल के महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत और उससे पहले सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है। बैठक की गई अधिकारियों के साथ इस यात्रा को लेकर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। अभी तक इसका काम करीब 40% पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बन रहा है। इसके निर्माण में शहीदों के आंगन की मिट्टी को लगाया जा रहा है। सैन्य धाम का 40% काम अभी तक पूरा हो चुका है। 3.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड काम यहाँ पर हुआ है। लगभग 40% से अधिक काम हो गया है और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवंबर दिसंबर तक किसी भी सीमा तक इसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के खैरना में 2 लेन पुल का उद्घाटन किया। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। अजय भट्ट ने कहा कि इस पुल के बनने से आम लोगों के साथ ही चारधाम यात्रा की आवाजाही में सहूलियत होगी। पुल के अलावा अजय भट्ट ने खैरना व्यासी पेयजल पंपिंग योजना का भी उद्घाटन किया। उत्तराखंड में भी इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी जल्द ही बसपा ज्वाइन करने वाली है, जिसकी पुष्टि खुद विधायक उमेश कुमार ने दी है। वहीं विधायक उमेश कुमार का कहना है कि उनकी फिलहाल किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, हम अभी मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी जरूर बीएसपी में शामिल होने जा रही हैं और वो क्या निर्णय लेंगी भविष्य में ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो अभी निर्दलीय हैं। देहरादून में महिला होमगार्ड्स को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला जवानों को आधुनिक हथियार चलाने के बारे में बताया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार महिला होमगार्ड्स को वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियारों पर हाथ आजमाती ये पहाड़ की मर्दानी है। पहाड़ की महिलाएं सिर्फ खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करती हैं। वो वर्दी पहनकर रक्षा पंक्ति में भी खड़ी नजर आ रही हैं। देहरादून के आर्मी फायर रेंज में महिला होमगार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड में महिला होमगार्ड्स को अब हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्मी के फायर रेंज में आप वो तस्वीरें देख सकते हैं जो आने वाले वक्त में जो महिला होमगार्ड्स हैं वो ऑफिशियल वर्क और ट्रैफिक के अलावा भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं वहाँ पर वो तैनात हो सके और उनको बंदूकें चलाने का, हथियार चलाने का एक अच्छा प्रशिक्षण उनके पास हो। महिला होमगार्ड को पहली बार हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब महिला होमगार्ड ने बंदूक की ट्रिगर दबाकर फायरिंग की है। जाहिर है ये लम्हा इन महिला होमगार्ड्स के लिए काफी खास है। होमगार्ड्स की राइफल ट्रेनिंग हुई है, SLR ट्रेनिंग 13 दिन की। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया जी।
और ये जो 12 दिन का हमारा शस्त्र अभ्यास था, इसमें हमें बहुत मज़ा आया। पुलिस के साथ ही होमगार्ड जवान में भी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। वक्त बदल रहा है और ऐसे में महिला होमगार्ड को भी ट्रेन करना जरूरी हो गया है। 13 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में होमगार्ड को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस के बराबर हमें मान रहे हैं होमगार्ड्स अपने आप को, तो उनको भी जब तक हम लोग उनकी ट्रेनिंग में सुधार नहीं करेंगे तब तक जो है ये चीज़ें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक जो छवि है विभाग की कि हम होमगार्ड्स हैं, इसको भी बहुत सुधार करने के लिए इनको मदद मिलेगी। हथियारों के प्रशिक्षण के बाद जहां इन महिला जवानों का मनोबल ऊंचा होगा, वहीं इनकी बेहतर सेवाएं भी राज्य को मिल सकेंगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में सीमांत इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर होने जा रही है। केंद्र सरकार ने सीमांत इलाकों में 137 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। सांसद अजय टमटा ने कहा कि जल्द ही इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में अभी जो है 137 टावर हमारे लगने हैं, दूसरे सेकेंड फेज में 45 टावरों को हमने लगाना है। अब ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 200 टावर हमारे लगेंगे और 127 लैंड एरिया हमने चयनित कर ली। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन इसी महीने से होने जाएगा। नियोजन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधानसभा सत्र के दौरान इसे कानूनी रूप भी दिया जाएगा। गुजरात और पंजाब के तर्ज पर उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की तैयारी है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन स्टेट के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम होगा और इसके परामर्शी विभागों से वेटिंग वगैरह हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी विधानसभा सत्र में उसको, चूँकि एक्ट के रूप में आएगा तो विधानसभा में लाना पड़ेगा। इसी विधानसभा सत्र में हम कोशिश करेंगे कि लाएं। बात पौड़ी की। दरअसल पौड़ी जिला पंचायत में करप्शन की बू आ रही है। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में पता चला है कि जिला पंचायत अभियंता सुदर्शन रावत समेत अभियंता आलोक रावत ने अपने परिवार के सदस्यों को 23% का शेयर होल्डर बनाया है, जो रक्त कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। शिकायत के बाद डीएम ने जांच बिठा दी है। जो रक्त कानून है क्या कहता है, शायद ये लोग उस चीज को भूल चुके हैं। हमारे रक्त कानून के अनुसार यदि मैं जिला पंचायत का सदस्य हूं तो मेरे परिवार का कोई सगा संबंधी इस पंचायत में ठेकेदारी नहीं कर सकता, लेकिन सरासर इनकी ठेकेदारियां चल रही हैं। ये अपने लोगों का पेट भर रहे हैं और इसमें संलिप्त है अभियंता सुदर्शन रावत जी की पत्नी, आलोक रावत जी की पत्नी 23% की शेयर होल्डर है। मंत्री जी को एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया जा रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और उस संबंध में जिला पंचायत से संबंधित कुछ आरोप उसमें उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो फर्स्टली मेरी तरफ से ये ऑनरेबल सीएम सर के ऑफिस को ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है और जो भी निर्देश आएंगे शासन स्तर से उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में हुए पटाखा गोदाम अग्निकांड की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने अब कहीं जाकर के सबक लिया है। आबादी के बीच बने गोदामों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रुड़की शहर और आसपास क्षेत्र में 20 से ज्यादा बड़े गोदाम हैं जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। हमारे लाइसेंसी जो होल्डर है, पहले तो हम उनको चेक करा रहे हैं सीएफओ के थ्रू, जो हमारे फायर सर्विस के एक्सपर्ट रहते हैं, कि वहाँ पर सुविधाएं हैं कि नहीं, मानकों के अनुसार विस्फोटक को रखा गया कि नहीं गया, तो एक वो चेक किया जा रहा है। साथ ही सभी थाना क्षेत्र में हमने जितने भी प्रभारी हैं उनसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं उनसे हम कि अपने थाना क्षेत्र में चेक कर ले, कहीं पर भी इस तरह से गोदाम बना हो, इलीगल या कहीं विस्फोटक रखे गए हो तो उन पर कार्रवाई करें। रामनगर में इस बार आम और लीची की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे किसानों के साथ ही उद्यान विभाग भी खुश है। रामनगर के आम और लीची की मांग देश और विदेश में हमेशा से हो रही है। पिछले 2 साल से फसल चौपट थी, मगर इस बार किसानों को आमदनी की उम्मीद है। आम और लीची का पुष्पन बहुत ही सुंदर आया हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरा ऑन ईयर है। और हमारे लगभग 900 हेक्टेयर में लीची है, 800 हेक्टेयर में लगभग आम है और इससे अनुमान लगाया जाता है कि बहुत अच्छी कोई इस पर आपदा न हो, तो ये उत्पादन लगभग आम का 50-60 हज़ार मैट्रिक टन होगा। मसूरी में शिफन कोट से बेघर लोगों को विस्थापित करने को लेकर एसडीएम मसूरी ने बैठक की है। इस बैठक के दौरान नगर पालिका परिषद, हंस फाउंडेशन के अधिकारी और भाजपा मंडल के लोग मौजूद रहे। नगर पालिका को 3 अप्रैल तक शिफन कोट के 84 बेघर परिवारों को आवास बनाए जाने को लेकर जमीन को चिन्हित कर हंस फाउंडेशन के साथ MOU साइन करने के निर्देश दिए हैं।
तो शिपनकोट के बेघरों को बसाने के लिए यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर के बैठक हुई है। नगर पालिका के साथ बैठक की एसडीएम ने और तमाम आदेश इस दौरान दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।